नमस्कार बच्चों, प्रतिवत क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लास में हमने महिला पर्यवेक्षक एग्जामिनेशन के लिए शिशु की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा से संबंधित एमसीक्यूज आपके लिए लाए हैं, जो आपके आगे आने वाली जो परीक्षा की तिथि है उसमें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो बिना देरी के चलिए अभ्यास करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न का। किसी बालक के भाषाई विकास में प्राक्य भाषा की पहली अवस्था है। ए रुदन, बी दूसरों की भाषा समझना, सी प्रथम शब्द बोलना और डी है शब्दोच्चारण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रुदन। किसी बालक की भाषाई विकास में प्राक्य भाषा की पहली अवस्था होती है रुदन। जब वो रुदन करता है तो वही उसकी पहली ध्वनि होती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, पाठ्यक्रम से आपका क्या मतलब होता है। आपको ऑप्शन दिए हैं, ए विद्यालय में गतिविधियों की समग्रता, बी वार्षिक अध्ययन की समग्रता, सी एक बच्चा पाठ्यक्रम से अधिगम करता है और डी पूरे वर्ष में शिक्षकों द्वारा छात्रों को पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम को इंगित करता है। इसका उत्तर देने का प्रयास करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पाठ्यक्रम से तात्पर्य होता है पूरे वर्ष में शिक्षकों द्वारा छात्रों को पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम को इंगित करने वाला शब्द। पाठ्यक्रम एक सुनियोजित तरीके से अनुभवों का एक मानक आधारित अनुक्रम होता है, जहां छात्र अभ्यास करते हैं और विषय वस्तु तथा अनुपयुक्त शिक्षण के कौशल को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। पाठ्यक्रम सभी शिक्षकों के लिए केंद्रित मार्गदर्शक के रूप में भी काम करता है और शिक्षण को सीखने के लिए क्या आवश्यक है यह भी बताता है। आगे हम देखेंगे, जटिल गणितीय समस्याओं को पूरा करने में किस प्रकार की स्मृति सम्मिलित हो सकती है। आपको ऑप्शन दिया है, ए प्रतिभा संबंधित स्मृति, बी प्रतिध्वनि स्मृति, सी तार्किक स्मृति और डी है संवेदी स्मृति। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी तार्किक स्मृति। जटिल गणितीय समस्याओं को पूरा करने में तर्क लगाने की आवश्यकता होती है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा तार्किक स्मृति। यह मजबूत कार्यशील स्मृति वाले छात्रों के लिए तार्किक स्मृति काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। ऐसे छात्र जिनकी प्रतिभा ज़्यादा होती है, जो मजबूत कार्यशैली को यूज़ करते हैं और जटिल गणित समस्याओं को हल करने में उत्कृष्ट होते जाते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, जब रिक्त किया जाता है सभी अधिगम सामान्यतः कुल मिलाकर सफल होते हैं। तो जब आपको बताना है क्या किया जाता है कि सभी अधिगम सामान्यतः कुल मिलाकर सफल हो जाते हैं। ऑप्शन ए है संसाधन संपन्न, बी शिक्षार्थियों द्वारा स्व निर्देशित शिक्षण, सी प्रौद्योगिकी का नेतृत्व और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिक्षार्थियों द्वारा स्वनिर्देशित। जब शिक्षार्थियों को स्वनिर्देशित किया जाता है और ऐसा वो सीख जाते हैं, तब कुल मिलाकर के सभी प्रकार के अधिगम सफल माने जाते हैं। मतलब शिक्षार्थी अब स्वयं सीखने के लिए उत्सुक होता है और स्वयं सीखने लगता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत अंतर नहीं है जो अधिगम को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए बौद्धिकता, बी ऊंचाई, सी सामाजिक आर्थिक स्थिति और डी मानसिक स्थिति। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऊंचाई जो है एक व्यक्तिगत अंतर नहीं है जो अधिगम को प्रभावित करता है, बल्कि बौद्धिकता, सामाजिक आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति, ये सारी चीज़ें जो होते हैं अधिगम को प्रभावित करते हैं। ऊंचाई के अलावा रक्त समूह, रंग, भाषा इत्यादि भी आती हैं जो अधिगम को ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाते हैं। यदि सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, उम्र, ये सीखने को संभावित रूप से प्रभावित कर सकती है। अगला प्रश्न है, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। ऑप्शन ए व्यक्तित्व निर्माण में, बी कक्षा शिक्षण में, सी अनुशासन में, डी इनमें से सभी। तो व्यक्तित्व संवेगात्मक समायोजन प्रभावित होता है आपको बताना है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में आएगा व्यक्तित्व निर्माण, कक्षा शिक्षण और अनुशासन, इन सभी में संवेगात्मक समायोजन जो होता है वो प्रभावी होता है। और क्योंकि यह उन्हें अपनी भावनाओं को समझने, यानी बच्चों को अपनी भावनाओं को समझने, व्यक्त करने, उनको नियंत्रित करने में मदद करता है, जिससे वे बेहतर सामाजिक संबंध स्थापित कर लेते हैं और मानसिक रूप से स्वस्थ रह पाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे,
एक बुद्धि परीक्षण में एक 9 वर्ष के लड़के की मानसिक उम्र 10 वर्ष पाई जाती है। वह आईक्यू वर्गीकरण से संबंधित है। आपको बताना है किस आईक्यू वर्गीकरण से संबंधित है। ए है श्रेष्ठ, बी औसत, सी प्रतिभाशाली और डी मंदग्राही। तो इसका उत्तर देने की खुद ही कोशिश करें आप। इससे पहले की क्लासेस में मैंने आपको ये बताया था कि आईक्यू किस तरीके से निकाला जाता है। आईक्यू निकालने का एक सूत्र होता है कि आईक्यू इज इक्वल टू मानसिक आयु और इसमें डिवाइड कर देते हैं हम जो उसकी वास्तविक आयु है, उसका वास्तविक आयु, मानसिक आयु डिवाइडेड बाय वास्तविक आयु, और उसमें फिर मल्टीपल करेंगे हम 100 का, तो आईक्यू निकल जाता है। जब इस फार्मूले को आप फॉलो करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उसका आईक्यू लेवल जो है लगभग 85 से 115 के बीच में आता है। और ये अगर 85 से 115 के बीच में आ रहा है तो वो औसत होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये औसत वर्ग का, यानी औसत आईक्यू लेवल का लड़का होगा। इसके अतिरिक्त बुद्धि लब्धि के बारे में मैंने और भी बताया है कि 115 से अगर ज़्यादा होता है और ये 124 तक होता है तो अधिक तीव्र बुद्धि वाले आईक्यू लेवल के कहलाते हैं। और अगर 125 से लेकर के और आगे तक 149 तक होता है तो ये उत्कृष्ट बुद्धि लब्धि के लोग कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसे आप कैलकुलेट करके देखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण की अभिव्यक्ति विधि के बारे में सत्य नहीं है। ए, अवधारणाओं का प्रदर्शन प्रयोगों क्रियाकलापों पर केंद्रित होता है। बी, इसका उपयोग बहुसांस्कृतिक कक्षा के लिए किया जा सकता है। सी, विद्यार्थियों को सम्मिलित होने का एक अवसर मिलता है। और डी, इस विधि द्वारा सभी विषयों को कवर किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसलिए होगा क्योंकि शिक्षण की अभिव्यक्ति विधि के बारे में यह जो है विकल्प है ये सत्य नहीं है। इस विधि द्वारा सभी विषयों को कवर नहीं किया जा सकता है। जो शिक्षण की अभिव्यक्ति विधि होती है उसमें अवधारणाओं का प्रदर्शन प्रयोगों क्रियाकलापों पर केंद्रित होता है, ये बिल्कुल सही है। इनके माध्यम से जो छात्र होता है वो अपने आप को अभिव्यक्त कर पाता है। इसका उपयोग बहुसांस्कृतिक कक्षा के लिए किया जा सकता है और साथ ही शिक्षार्थियों को सम्मिलित होने का एक अवसर भी इस विधि के द्वारा यानी अभिव्यक्ति वाली विधि के द्वारा मिलता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ADHD बच्चों को कठिनाई होती है। आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं। ए, केवल ध्यान देना, बी, केवल अति सक्रियता, सी, केवल आवेग नियंत्रण और डी, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों सबसे पहले ADHD के बारे में आपको बता देता हूँ। ADHD का मतलब होता है अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो ADHD का ये फुल फॉर्म होता है और ये एक न्यूरो डेवलपमेंट विकार होता है। तो उसके आधार पे आप उत्तर दीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो जो इसमें ऑप्शन दिए हैं उसके अनुसार ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी सभी प्रकार की कठिनाई होती है। इसमें केवल ध्यान देना, केवल अति सक्रियता, केवल आवेग नियंत्रण, इन सब में ADHD के डिसऑर्डर वाले जो छात्र होते हैं या बच्चे होते हैं उनमें कठिनाई होती है। ऐसे छात्र जो होते हैं अपने ध्यान केंद्रित करने में समस्या फील करते हैं, साथ ही अपने आवेग को नियंत्रण नहीं कर पाते हैं और अति सक्रियता में कठिनाई पैदा करते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, विशेष बालकों के लक्षण होते हैं। ऑप्शन ए, मानसिक आधार पर भिन्न बालक। बी, यह अक्सर कुसमायोजित होते हैं। सी, सामाजिक रूप से वंचित रहते हैं। और डी, ये सभी। तो इसका सही उत्तर भी ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी। यानी विशेष बालकों के लक्षणों में मानसिक आधार पर वो दूसरे बालकों से भिन्न होते हैं, यह अक्सर कुसमायोजित होते हैं और सामाजिक रूप से ये वंचित भी होते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, एक छात्र को असाइनमेंट पूरा करने के लिए उसके रुचि के 15 टॉपिक दिए जाते हैं। यह उसके रिक्त अधिगम कार्य में वृद्धि करता है। तो यह उसके किस तरह के अधिगम कार्य में वृद्धि करता है आप बताएंगे। ऑप्शन दिया है ए, बौद्धिक, बी, व्यवहार, सी, भावुक और डी, सामाजिक। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह उसके बौद्धिक अधिगम कार्य में वृद्धि करता है। यदि उसे असाइनमेंट दिया जाता है तो अपनी बौद्धिकता का उपयोग करके उसका वो आंसर करके आपके लिए लाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है। ए, 11 वर्ष से अधिक, बी,
10 से 12 वर्ष, सी 5 से 10 वर्ष और डी 2 से 5 वर्ष। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की जो अवधि होती है 11 वर्ष से ज़्यादा वो मानी जाती है, और साथ ही 11 वर्ष से शुरू होकर वयस्कता तक जारी रहती है, जहां बच्चे अलग अलग प्रकार के मूर्त और अमूर्त चिंतन करते हैं। तार्किक रूप से सोचने की क्षमता भी इसी दौरान बच्चों में विकसित होती है। और पियाजे के बारे में अगर बात करें तो पियाजे ने औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अलावा संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पे अन्य अवस्थाएं और दी थी, जैसे कि संवेदी पेशी अवस्था जो जन्म से 2 साल तक होती है, और इसके अतिरिक्त पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है एक जो 2 साल से 7 साल तक होती है, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 2 साल से 11 वर्ष तक होती है, और 11 वर्ष से अधिक वाली तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, वह प्रसिद्ध शरीर क्रिया विज्ञान जिन्होंने प्रबलन की अवधारणा प्रस्तुत की और अधिगम के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को लागू करने वाले पहले व्यक्ति बने। ऑप्शन ए बी एफ स्किनर, बी है वोल्फगैंग कोहलर, सी जीन पियाजे और डी है इवान पावलोव। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्किनर, यानी बी एफ स्किनर एक प्रसिद्ध शरीर क्रिया वैज्ञानिक थे और उन्होंने प्रबलन की अवधारणा प्रस्तावित की और अधिगम के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को लागू किया, और ऐसा करने वाले वो पहले व्यक्ति थे। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। ऑप्शन ए रचनात्मक विचार, बी दूसरों के साथ झगड़ना, सी अभिव्यक्ति में नवीनता और डी जिज्ञासा। तो इसका उत्तर आप दे सकते हैं। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरों के साथ झगड़ना प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। प्रतिभाशाली जो लोग होते हैं उनमें रचनात्मक विचार होते हैं, साथ ही अभिव्यक्ति में उनमें नवीनता होती है, मतलब अपने आप को अलग अलग तरीके से वो अभिव्यक्त करते हैं और उन्हें किसी भी चीज़ को या किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने की जिज्ञासा होती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, परिवार एक साधन है, तो किस तरह का साधन है बताना है। ए अनौपचारिक शिक्षा का, बी औपचारिक शिक्षा का, सी गैर औपचारिक शिक्षा का और डी दूरस्थ शिक्षा का। इसका उत्तर भी आप भली भांति दे सकते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनौपचारिक शिक्षा का। आप इससे पहले भी हमारी कुछ क्लासेस में पढ़ चुके हैं। परिवार बच्चों के अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करता है, जिसमें वो रीति रिवाज, परंपरा, मूल्य, दृष्टिकोण इत्यादि सारी चीज़ें सीखते हैं, इसलिए यह अनौपचारिक शिक्षा का एक साधन है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम उम्र के विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे क्या होता है बताना है। ए गहन प्रतियोगिता होती है, बी उच्च नैतिक विकास होता है, सी समूह में द्वंद्व होता है और डी उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सहयोगी अधिगम में मतलब जिसमें एक छात्र दूसरे छात्र का सहयोग कर रहा है, उसमें यदि अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी मतलब ज़्यादा प्रतिभाशाली विद्यार्थी और छोटे और कम उम्र के निपुण विद्यार्थियों की मदद कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में उन छात्रों में जो ये सहयोग कर रहे हैं उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, तो किस तरीके से कर सकता है बताना है। ए महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, बी अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, सी आदर्श रूप से बर्ताव कर और डी उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है आदर्श रूप से बर्ताव करके। अगर शिक्षक का बर्ताव आदर्श रूप में होता है तो उसको देख करके जो छात्र होता है वह भी सीखने की कोशिश करता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, किशोर अर्थात बालक जिसकी आयु नीचे है, तो आपको बताना है किशोर अवस्था की आयु के बारे में पूछा है। तो किशोर बालक की आयु किस आयु से नीचे होती है। ऑप्शन ए 12 वर्ष से नीचे, बी 16 वर्ष से नीचे, सी 18 वर्ष से नीचे और डी 21 वर्ष से नीचे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 18 वर्ष से नीचे, यानी 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की जो आयु मानी जाती है वो किशोर अवस्था मानी जाती है। लेकिन WHO के अनुसार थोड़ा सा आंकड़े में अंतर आ जाता है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किशोर जो होते हैं 10 वर्ष से 19 वर्ष तक की आयु वर्ग के लोग होते हैं।
तो ये भी आप अलग से याद रख लें। WHO ने ये बोला है कि 10 से 19 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो किशोर वर्ग के होते हैं, यानी 19 साल से अधिक वाले यानी 20 साल से कम वाले जो बच्चे होंगे वो किशोर अवस्था में होंगे। लेकिन जो विकल्प दिए हैं उसके अनुसार हमारा सही उत्तर 18 वर्ष है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, कानून से टकराव के बालक के विरुद्ध किस तरह का दंड पारित नहीं हो सकता? ए 7 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास, बी मृत्यु दंड, सी रिहाई की संभावना रहित आजीवन कारावास, और डी है बी एवं सी दोनों। तो आपको यहाँ पे बोला है कानून से टकराव के बालक, इसका मतलब ऐसे बालक जिनने किसी प्रकार का कोई अपराध किया है और कोई अपराध करने पे उसे किस तरह के दंड दिए जा सकते हैं, लेकिन प्रश्न में पूछा है किस तरह के दंड उन्हें नहीं मिल सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। मतलब ऐसे जो बालक होंगे उन्हें मृत्युदंड और रिहाई की संभावना रहित, मतलब जिसमें रिहाई नहीं मिलती है, आजीवन कारावास मिलता है, ये दो तरह के जो दंड होते हैं ऐसे बालकों को नहीं दिए जाते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, किसका प्राथमिक उद्देश्य बालक के प्रत्यावर्तन और संरक्षण का है? ए बाल गृह, बी विशेषज्ञ दत्तकता अभिकरण, सी शरणालय, और डी उपर्युक्त समस्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त समस्त। यानी प्राथमिक उद्देश्य बालक के प्रत्यावर्तन और संरक्षण का इन सभी का होता है बाल गृह, विशेषज्ञ दत्तकता अभिकरण। यहाँ पे इसको थोड़ा समझ लेते हैं। विशेषज्ञ दत्तकता अभिकरण मतलब ऐसे अभिकरण जिन्हें गोद लेने की एजेंसियां भी कहा जाता है, वैसे संगठन होते हैं जो अनाथ और परित्यक्त बच्चों को पालते हैं, उनका विकास करते हैं, उन्हें शिक्षा देते हैं इत्यादि। और शरणालय, ये सारे के सारे बच्चों के लिए प्रत्यावर्तन और संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सामाजिकरण एक प्रक्रिया है, तो किस तरह की प्रक्रिया है बताना है। ए घुलने मिलने तथा समायोजन की, बी मित्रों के साथ सामाजिक बनने की, सी मूल्यों विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, और डी एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सामाजिकरण एक प्रक्रिया है मूल्यों विश्वासों और अपेक्षाओं को अर्जित करने की। सामाजिकरण के दौरान व्यक्ति समाज के नियम, मूल्य, विश्वास, व्यवहार इत्यादि जो भी तौर तरीके होते हैं उनको सीखता है, उन्हें आत्मसात करता है और समाज का एक सक्रिय जिम्मेदार सदस्य बनने की कोशिश करता है। तो सामाजिकरण यही प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, धर्म जिससे व्यक्तिगत बच्चा संबंधित होता है वह रिक्त का हिस्सा है। तो इसका उत्तर आप दे सकते हैं, ए सामाजिक पर्यावरण, बी भौतिक पर्यावरण, सी वंशानुगतता, और डी प्रसव पूर्व पर्यावरण। तो इसका उत्तर देने का प्रयास करें। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक पर्यावरण। धर्म जिससे व्यक्तिगत बच्चा संबंधित होता है वह सामाजिक पर्यावरण का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न देखेंगे, कभी कभी बच्चे माता पिता दोनों से अलग होते हैं, ऐसा रिक्त के नियम के कारण होता है। ऑप्शन ए प्रभुत्व, बी विविधता, सी पृथक्करण, और डी प्रतिगमन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कभी कभी बच्चा अपने माता पिता दोनों से अलग दिखता है या अलग होता है, तो ऐसा जो होता है वो विविधता के नियम के कारण होता है। यह नियम बताता है कि माता पिता से बच्चों में उनके जीन का एक मिश्रण जाता है, जिससे हर बच्चे में एक अलग प्रकार का अद्वितीय लक्षण पाया जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। ऑप्शन ए सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, बी सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, और सी पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, और डी दिया है पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। इस तरह का प्रश्न हम पहले कर चुके हैं। सही उत्तर इसका देने की कोशिश करें। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा जो होती है वो सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर यानी कि निकट से दूर। तो ये दो तरह की जो विकास की दिशा होती हैं, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, ये आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखेंगे, एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को तथा फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। यह उदाहरण वृद्धि और विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो इसमें बोला है कि पहले जो बालक है पूरे हाथ को हिलाएगा, फिर उंगलियों को तथा फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीख जाता है। तो यह उदाहरण
वृद्धि और विकास के किस सिद्धांत को दर्शाएगा? ऑप्शन ए है सामान्य से विशेष का सिद्धांत, बी निरंतरता का सिद्धांत, सी व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत और डी एकीकरण का सिद्धांत। तो इसका उत्तर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एकीकरण का सिद्धांत कहलाएगा। इसमें पहले हाथ को हिलाना सीख रहा है, फिर उंगलियों को हिलाना सीख रहा है, फिर एक साथ हिलाना सीख रहा है और इसका अर्थ होगा वो एकीकरण कर रहा है उन सभी को मिला करके। अगला प्रश्न देखते हैं। घसीट के चलने से पहले बच्चा अपना सिर उठाने में सक्षम होता है, ऐसा निम्न के संचालन के कारण होता है? ए प्रॉक्सीमोडिस्टल सिद्धांत, बी सेफ्लोकॉडल सिद्धांत, सी भेदभाव सिद्धांत, डी एकीकरण सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेफ्लोकॉडल सिद्धांत। सेफ्लोकॉडल सिद्धांत यह बताता है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है। पहले सिर उठाना बच्चा सीखता है, उसके बाद में विकास धीरे धीरे जो धड़ है वहाँ तक पहुँचता है, फिर पैर तक आता है, यानी सिर से पैर की ओर विकास होता है। ये सेफ्लोकॉडल सिद्धांत में कहा जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। तो ऐसा कौन से विकास के सिद्धांत में बताया गया है? ऑप्शन ए निरंतरता, बी वैयक्तिक भिन्नता, सी सामान्य से विशिष्ट की ओर और डी अंतः संबंध। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह चीज़ दिखाएगी व्यक्तिक भिन्नता, यानी कि सीमा जो है वो लीना से बिल्कुल अलग है, इसलिए सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है और लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। अगला प्रश्न देखेंगे। जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल को रिक्त कहा जाता है। आपको क्या इसमें रिक्त स्थान पे बताना है कि क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए समानता, बी युयुत्सा, सी वंशानुक्रम और डी निरंतरता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वंशानुक्रम कहलाता है। जन्मजात व्यक्तिक गुणों का जो योगफल होता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। जन्मजात व्यक्तिक गुणों का इससे वंशानुगत यानी कि हेरेडिटी कहते हैं, यानी कि माता पिता से संतान में आने वाले गुणों का जो संचरण होता है वही वंशानुक्रम या फिर हेरेडिटी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? ऑप्शन ए वंशानुक्रम एवं वातावरण का, बी अभिभावक एवं अध्यापक का, सी सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मानव विकास जो है वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों के योगदान का परिणाम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है? ए पूर्व बाल अवस्था के दौरान, बी व्यक्ति के पूरे जीवन में, सी किशोर अवस्था के दौरान और डी प्रौढ़ावस्था के दौरान। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, किशोर अवस्था के दौरान सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है, क्योंकि इस दौरान व्यक्ति नए सामाजिक समूह, रिश्तों और जिम्मेदारियों को निभाता है, नए नए कौशल सीखता है और अपने कौशलों को आजमाता भी है, और फिर उसके बाद में नया विकास फिर से नया कौशल फिर से सीखता है, जिससे जो भविष्य में यानी जब वो वयस्क होगा तो वयस्कता के लिए जो चुनौतियां होंगी वो उसको कम कर सकेगा, उसके लिए तैयार हो सकेगा। तो सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण किशोर अवस्था के दौरान होता है और ये अवस्था 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की होती है। तो दोस्तों ये आज का हमारा अंतिम अभ्यास प्रश्न था। इसी तरह के अभ्यास प्रश्न के लिए लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहें। जब तक महिला पर्यवेक्षक एग्जामिनेशन चल रही है हम आपको कंटिन्यू आपका अभ्यास कराते रहेंगे। हमारे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब भी करें और कमेंट्स में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि होती है, कोई जानकारी आपको अलग से चाहिए तो वह भी हमें बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।